फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर 27 मई की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट डे से है। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे ये रहेगा 25 मई का दिन हम लोग याद रखते हैं। 25 मई का दिन हम लोग याद रखेंगे वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में। आखिर ये थायराइड डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि थायराइड जो है ये लोगों के इसके बारे में जानकारी देना है कि थायराइड क्या है, थायराइड हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थायराइड नहीं काम करे तो इससे क्या बीमारी होगा। तो ये सब जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम जो है हम लोग इस दिन करते हैं, वर्ल्ड थायराइड डे के दिन करते हैं। ठीक है, तो थायराइड डे से जो है हम लोग थायराइड के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। अगर हम पूछें कि थायराइड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है तो वो उसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड जो है ये अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है तो थायराइड ग्लैंड। और अगर सिर्फ ये बोला जाए सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है हमारे शरीर के अंदर तो उसका नाम होगा लीवर। और एक क्वेश्चन ये है कि अगर आयोडीन का डिफिशियंसी हो जाए हमारे शरीर के अंदर तो उससे कौन सा बीमारी होगा? ग्वाइटर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को। कल जो है 23 मई को हम लोग क्या मनाए थे? 23 मई को हम लोग वर्ल्ड टर्टल डे मनाए थे। और ये नाम आपको याद रखना है, शैलेंद्र सिंह, जो ग्लोबल अवार्ड मिला है कछुआ संरक्षण में। 22 मई को जो है हम लोग मनाए थे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें एक नाम आपको याद करना है, ईओ विल्सन, जिनको जनक कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का। आज का सेकंड क्वेश्चन स्टेट न्यूज से लेकर के आएंगे। तो स्टेट न्यूज की बात करेंगे, आज स्टेट केरला की बात करेंगे। तो केरला का जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है पिनराई विजयन, ये चीफ मिनिस्टर ये बोल रहे हैं, ये अनाउंस कर रहे हैं कि उनका जो स्टेट है वो कि इंडियाज का फर्स्ट ई गवर्नेंस स्टेट हो गया। मतलब ई गवर्नड स्टेट का मतलब ये होता है कि जितने भी वहाँ का सरकारी काम है सारा ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन सारा हो जाएगा। तो लोग जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या है सारा ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ के बारे में जानकारी वहाँ के चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं। तो बात करते हैं केरला। तो केरल जो है ये जो है कोरोमंडल कोस्ट के तरफ है, सॉदर्न कंट्री है ये। इसके अलावा केरल जो है उसका कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल का जो चीफ मिनिस्टर क्या है? पिनराई विजयन। केरल का जो गवर्नर है उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। वही केरल जिनको हम मसालों का बाग कहते हैं, मतलब गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, वही केरल जहाँ पे सबरीमाला टेम्पल है, वही केरल जिनका जो क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम है। यहाँ पर नेशनल पार्क मिलेंगे कौन कौन? सैलिएंट वैली, पेरियार और इराविकुलम नेशनल पार्क यहाँ मिलेगा। एक डैम है इडुक्की डैम, ठीक है। वहाँ विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी है। और अगर बोला जाए कि केरल जो है वो 94% वहाँ का लिटरेसी रेट है। अगर सबसे कम लिटरेसी रेट बोला जाए तो बिहार का है, ये 64.1% है। केरल जो ओडीएफ प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर आता है, ओडीएफ प्लस के बारे में बताए थे, जो कि खुले में शौच मुक्त और साथ खास करके प्लस है इसलिए कि कूड़ा कचरा जो है वो भी साफ सुथरा। केरल जो है वहाँ का हाई कोर्ट जो है वो पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। इसके अलावा हम लोग देखें केरल में क्या ऐसा चीज हुआ है जो कि इंडिया में पहली बार हुआ है, भारत में पहली बार हुआ है। तो क्या क्या हुआ है? स्पेस टेक पार्क वहाँ खोला गया है, ड्रोन फॉरेंसिक लैब की बात कर रहा है, जल मेट्रो परियोजना जो हुआ है वहाँ शुरू हुआ है, जेंडर पार्क खुलेगा, डिजिटल बैंकिंग हो चुका है, सारा बैंकिंग डिजिटल हो गया है, और ड्रोन फॉरेंसिक लैब वहाँ पर स्थापित हुआ है। वहाँ एक एक्सरसाइज हुआ था केरल में तिरुवनंतपुरम में ही, जिसका नाम है फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किसके बीच किया जाता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में किया जाता है। वहाँ का एक योजना है जिसका नाम है एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना। वहाँ का सरकार इस योजना को लेकर के आया है। वहाँ जो है 2 जिला और 2 गांव का नाम याद रखना है। एक जिला जो होगा कोलम जिला और दूसरा वायनाड जिला। कोलम जिला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ संविधान साक्षर जिला है, ठीक है। और वायनाड जिला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ का जो आदिवासी है सबको बुनियादी ढांचा दिया गया है। इसके अलावा 2 गांव आपको याद रखना है, एक कुलमपारा गांव, एक कुबलांगी गांव। तो कुलमपारा गांव क्या है कि वहाँ का जो ग्राम पंचायत है वो 100% साक्षर है। और दूसरी बात कुमलांगी जो गांव है वो 100% सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है। तो ये चीज़ आपको केरल से इतना सारा चीज़ आपको जानकारी रखना है। हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़े थे कल के न्यूज़ में कि आंध्र प्रदेश का जो सरकार है जिसका चीफ मिनिस्टर का नाम है YSR, वो मत्स्यकर भरोसा स्कीम लेकर के आए थे जिसमें 10 लाख तक ये मुआवजा देने का बात करते हैं। महाराष्ट्र के बारे में पढ़े थे, क्या न्यूज़ था कि वहाँ के जो सरकार है चीफ मिनिस्टर जो शिंदे जी हैं वो क्या बोले थे? गुड गवर्नेंस रेवोल्यूशन लेकर के आए हैं
और ये नाम याद रखना, गुड गवर्नेंस डे जो है 25 जनवरी को मनाते हैं हर साल। तीसरा क्वेश्चन जो है वर्ल्ड न्यूज से हम लोग बात करते हैं, तो आज वर्ल्ड की बात करते हैं, तो आज कौन सा देश बात करेंगे? आज हम उज्बेकिस्तान की बात करेंगे। तो उज्बेकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ के राष्ट्रपति ने इसके संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह जीत लिया है। तो ये याद रखना है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो जनमत संग्रह जीत लिए, वहाँ को फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की बात कर रहे हैं। अगर बात यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की है तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश की बात करें कि अगर भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो बोलिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब बन करके तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट कब किए हमारे देश के अंदर? तो 26 जनवरी 1950 को। अगर संविधान का निर्माता पूछेगा तो किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। पहली बैठक संविधान का कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो यहाँ का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके अनुसार एकांकित स्रोत यहाँ से लिया गया। पहला संशोधन कब हुआ था हमारे संविधान का? तो 1951 में हुआ था। और इसमें कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल है और अनुसूची है 8 है। अगर पूछा जाए कि एक नागरिक का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, तो क्या बोलेगा? इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये सब संविधान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो नाम याद रखना है, उज्बेकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उनको जो है फिर से संविधान लिखने के लिए जनमत संग्रह जीत लिया है। फोर्थ क्वेश्चन जो है अपॉइंटमेंट हो या कोई पर्सन न्यूज में है तो उसकी बात करते हैं। तो आज एक पर्सन है जिसका नाम है हरि बुध मगर। ये जो नाम आपको याद रखना है कि ये हरि बुध मगर ये एक ऐसे इंसान है, नेपाली है, जो कि वो आर्टिफिशियल लेग के थ्रू वो माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले पहले व्यक्ति क्या है? हरि बुध मगर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिफिशियल पैर से गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है? 8848.86 मीटर, यानी कि 8848.86 मीटर। अगर नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। हम लोग हर साल माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। कब? 29 मई को। अगर पूछा जाए 29 मई को हम लोग माउंट एवरेस्ट डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड 29 मई 1951 की बात करते हैं, तो तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी जो है वो दोनों मिल करके क्या हुए? माउंट एवरेस्ट को फतह किए थे सबसे पहली बार। इसलिए 29 मई को हम लोग हर साल याद रखते हैं माउंट एवरेस्ट डे के रूप में। अगर आपसे पूछा जाए कि दिव्यांग भारतीय महिला कौन है, तो अरुणिमा सिंह नाम याद रखना। अगर बोला जाए पहला वुमेन जो है वो फतह करने वाले कौन है? बछेंद्री पाल, आपको याद रखना। और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था क्या इसके बारे में? कमिरीता शेरपा के बारे में, जो कि 27 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुकी है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना। कुछ नाम जो है डॉक्टर के गोविंदराज के बारे में कल पढ़े थे, जो कि वो बास्केट फेडरेशन ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट चुने गए थे। ये आपको याद रखना है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 बुक्स की। तो मेड इन इंडिया ये बुक लिखा गया किसके थ्रू? अमिताभ कांत के थ्रू मेड इन इंडिया बुक को लिखा गया। और भी कुछ बुक जो हम लोग पढ़ चुके थे, पार्टीशन फ्रीडम ये लिखा गया है राम माधव के बारे में, और गोल्डन ईयर्स जो है रस्किन बॉन्ड के बारे में। नंबर 6 जो है स्पोर्ट्स की बात करेंगे, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है मैनचेस्टर सिटी। वो प्रीमियर लीग जो इंग्लैंड में हुआ था उसको जीत चुके हैं। ठीक है, तो मैनचेस्टर सिटी जो है ये 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम से कहा जाता था। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ये जो है प्रीमियर लीग को जीतने वाले मैनचेस्टर सिटी जो है 3 लगातार 3 इन अ रो, नहीं लगातार 3 बार जीतने वाले ये मैनचेस्टर सिटी है, फुटबॉल क्लब है। ठीक है, तो कुछ और फुटबॉल क्लब की बात करते हैं, जैसे ला लीगा टाइटल ये जीतने वाले कौन है? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, ये जीतने वाले हैं ला लीगा टाइटल। कुछ फुटबॉल के बारे में और भी नाम जो फुटबॉल प्लेयर है, जैसे लियोनल मेसी, ये अभी न्यूज़ में है। ठीक है, लियोनल मेसी इसलिए है क्योंकि उनको पता है ना कि वो उनको साल में जो अवार्ड मिला था वो उसको दिया गया है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का नाम याद रखना है क्योंकि इसको साल में जो है बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम याद रखना है, ये हाईएस्ट पेड एथलीट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं फीफा जो है एक फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी है जिसका स्थापना 1904 में हुआ था, और
हेडक्वार्टर वहाँ कहाँ का है, गुरिच स्विट्जरलैंड, और वहाँ के चेयरमैन जियानी इन्फैंटिनो है। ठीक है, ये याद रखना है। कुछ कुछ फुटबॉल के बारे में जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे फुटबॉल अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है अर्जेंटीना में होने वाला है। फुटबॉल वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया जीत चुके हैं। ठीक है, इसका जो मैस्कोट था तजुनी, ये याद रखना है। फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप ये 2026 में होने वाला है। कहाँ होगा? 3 कंट्री मिलकर इसको होस्ट करेगा। कौन कौन? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 हो चुका है। ठीक है, जो कि स्पेन और कोलंबिया के बीच में फाइनल हुआ था, तो स्पेन इसका जीत गए हैं। और संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ये फुटबॉल जो है एक संतोष ट्रॉफी जीतने वाले जो है कौन है? कर्नाटक वर्सेज मेघालय में फाइनल हुआ था, इसको कर्नाटक जीत चुके हैं। ये 76वां संतोष ट्रॉफी है। और हमारे देश में भुवनेश्वर जो है इस बार पहला इंटर फुटबॉल कप जो है इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप खिलाने वाला है। तो ये चीज़ आपको फुटबॉल से रिलेटेड इतना जानकारी होना चाहिए। हम लोग जो है आज क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे, एक्सरसाइज हो या मीटिंग हो, कमेटी हो या ऑपरेशन हो या कॉन्फ्रेंस हो। आज 7th कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। तो देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो कॉन्फ्रेंस 44th ISO COPOLC ने कोपोलो को जो है प्लेनरी 2023, ये जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ? न्यू दिल्ली में हुआ है। 23 से 26 मई को हुआ है। तो याद रखना है 44th कोपोलो को कॉन्फ्रेंस 2023 ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISO के द्वारा ये हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ठीक है, इंडिया में होस्ट किया गया। कहाँ? दिल्ली में। इसमें पीयूष गोयल जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, और इसमें हम लोग ISO के बारे में जानते हैं क्या कि इसका जो स्थापना है वो 1947 में है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। आज का क्वेश्चन नंबर 8 जो अवार्ड से रिलेटेड है, आज बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 की बात करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग इसमें कुछ कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जो हुआ है, इसको किसको मिला है? तो ये जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को मिला है, जो कि बुल्गारिया के हैं। ठीक है, तो ये बल्गेरिया के सबसे पहले इंसान हैं जो कि इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक है, जिसमें इस किस नॉवेल के लिए मिला है? तो ये टाइम शेल्टर नॉवेल के लिए इस बुकर प्राइज़ को दिया गया है। और हम लोग अगर 2022 का बुकर प्राइज़ की बात कर लें तो गीतांजलि श्री जो है, जो टॉम्ब ऑफ सैंड ये नाम से उनका नॉवेल था, इस नॉवेल को मिला है गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज़ 2022 को मिला था। और अगर अब पूछा जाए क्वेश्चन कि टॉम्ब ऑफ सैंड को ट्रांसलेट कौन किया है, तो डेजी रॉकवेल। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो सबसे पहला बार जो बुकर प्राइज़ कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में स्टार्ट हुआ था पहला बार। और किनको मिला था? इस्माइल कराडे को मिला था। कुछ हम लोग अवार्ड्स के बारे में ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। सलमान रुश्दी जो है, जिनको मिला था पेन सेंट्री करेज अवार्ड। गौरी फिल्म को मिला था साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ। नंबर 9 में बात करेंगे इंडियाज़ फर्स्ट। तो इंडिया में पहला बार जो है नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, जो कि कृषि मंत्रालय हैं, ये लॉन्च किए हैं मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में इसको खोला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मिलेट्स। तो मिलेट्स जो है हम लोग 10 नवंबर को हर उड़ीसा जो है बाजरा दिवस के रूप में मनाता है। और साल 2023 याद है, साल 2023 जो है ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से हम लोग इसको घोषणा किए हैं। छत्तीसगढ़ जो है एक बाजरा मिशन लेकर के आया है, और बाजरा को हम लोग इस बार क्या बोल रहे हैं? श्री अन्न के नाम से बोला जा रहा है। उस समय 10 जो है ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे। सौरभ गांगुली को देखिए, सौरभ गांगुली को जो है त्रिपुरा टूरिज्म के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सौरभ गांगुली और भी पहले किसी चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर थे, जैसे बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर थे, और ड्रीम सेट गो के सबसे पहले बार जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 रैंक की बात करेंगे। तो रैंक में मतलब एक रिपोर्ट की बात करेंगे। वो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को जारी किया है, जो माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज और सोसाइटीज़ के लिए है। ये रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इस बार जो है 120% इनकम जो होगा ज़्यादा होगा इंडियंस को। ठीक है, वो इंडियंस जो माइग्रेट है, जो कि दूसरे कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं या इंडिया से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, उन लोग के लिए जो है ये वर्ल्ड बैंक जो है एक एस्टिमेटेड इनकम बता रहे हैं, जो कि 120% है। इनके लिए माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी एंड सोसाइटीज़। अब जो है वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक जो है और भी रिपोर्ट्स को जारी करता है। जैसे मान लो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। रेमिटेंस रिपोर्ट जो ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता था, लेकिन अब इस रिपोर्ट को जारी करना ख़त्म कर दिया है।
क्यों ख़त्म कर दिया है कि इस रिपोर्ट में जानकारी लोग जो है देश से जो जानकारी आता था वो गलत आता था। तो इस चीज़ को लेकर के वर्ल्ड बैंक जो है इस रिपोर्ट को बंद कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे लास्ट बार रिपोर्ट कब आया था, 2019 में आया था, और उसमें इंडिया का क्या पोजीशन था, इंडिया का 63वां रैंक था। ठीक है, और भी रिपोर्ट जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो उसका स्थापना कब हुआ था, 1944, और इसका हेड क्वार्टर है वेस्टर्न डीसी, और इसका प्रेसिडेंट जो अभी नया बने हैं जिसका नाम है अजय बंगा। आज क्वेश्चन नंबर 12 जो बैंक से रिलेटेड बात करते हैं, तो आज बैंक में जो है एक इंश्योरेंस की बात, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है ये क्या है, ये पहला एक ऐसा इंश्योरेंस कंपनी है जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला बन गया है। ठीक है, तो सेंट्रल डिजिटल करेंसी जो है उसको एक्सेप्ट करने वाला पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सा बन गया है, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। और ये किसके साथ समझौता हुआ है, तो यस बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। और अगर पूछा जाए कि रिलायंस जियो जो है सबसे पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है जो कि यूपीआई को प्रोवाइड करने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।